जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मिश्रा आईएएस में। दोस्तों, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं भारतीय भूगोल का। भारत के भूगोल की इस श्रृंखला के अंतर्गत हमारा पहला अध्याय है भारत की अवस्थिति और भारत का विस्तार। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं भारत की। भारत, जैसा कि आपके सामने मैप प्रदर्शित है, भारत की आकृति की यदि हम बात करें दोस्तों, तो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। और इस चतुष्कोणीय आकृति की यदि हम उत्तर पश्चिम की बात करें या पश्चिमोत्तर की, तो हम देखते हैं कि पश्चिमोत्तर में एक हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसके उत्तर में अफ़गानिस्तान है, जिसकी सीमा हमारे भारत के लद्दाख या पीओके वाले क्षेत्र, लद्दाख के पीओके वाले, लद्दाख के भी पश्चिम में यदि हम बात करें तो पीओके वाले क्षेत्र में टच करती है या स्पर्श करती है। भारत के उत्तर की यदि हम बात करें तो भारत के उत्तर में हिमालय पर या हिमालय की गोद पर स्थित दो छोटे छोटे देश, जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं, नेपाल और भूटान अवस्थित हैं। तथा भारत के उत्तर में स्थित हिमालय के भी उत्तर में भारत का एक पड़ोसी देश है चीन, जिसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना है। यदि हम बात करें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, 7 बहनें या उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम से भी जानते हैं, उसके पूर्व में भारत का एक पड़ोसी देश म्यांमार है। तथा 7 सिस्टर्स के पश्चिम में भारत का एक पड़ोसी देश बांग्लादेश अवस्थित है। बात की जाए भारत के प्रायद्वीपीय आकृति की, तो भारत के प्रायद्वीपीय आकृति के दक्षिण में या भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश या द्वीपों का समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जो कि भारत के मुख्य भूमि से भी दक्षिणतम है, अर्थात जिसका विस्तार भारत की मुख्य भूमि से भी दक्षिण की ओर है और नीचे की ओर गया हुआ है। तथा बात की जाए यदि भारत के पश्चिम की, तो भारत के पश्चिम में जो जलमग्न क्षेत्र है वह अरब सागर है, जिसमें भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश या भारत का एक द्वीप समूह लक्षद्वीप स्थित है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल से। प्रारंभ करते हैं हम भारत के क्षेत्रफल से। भारत के क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। तथा भारत की क्षेत्रफल के अनुसार जो रैंक है, भारत का जो क्षेत्रफल में क्रमांक है इस विश्व में, यानी विश्व के पूरे देशों में यदि हम क्षेत्रफल का एक क्रम निकालें तो भारत की रैंक है 7th। तथा फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो फर्स्ट रैंक पर है रूस। यहाँ हम उसके पूरे क्रमांक की बातें नहीं करेंगे, उसकी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। आज हम देखेंगे कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो वनडे एग्जाम की यदि हम बात करें तो वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भारत की रैंक, और साथ में प्रथम स्थान पर कौन है उसकी रैंक। फिर हम बात करते हैं क्षेत्रफल के बाद यदि हम बात करें कि भारत का ये जो क्षेत्र है यह किस गोलार्ध में स्थित है, तो गोलार्ध की यदि चर्चा की जाए तो सबसे पहले महत्वपूर्ण यह है कि हम ये समझें कि ये गोलार्ध होता क्या है। तो गोलार्ध, जैसा कि गोलार्ध शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी गोले का आधा भाग। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी लगभग गोलाकार है, ध्रुवों में चपटी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि लगभग गोलाकार है। और हम जानते हैं कि किसी भी गोल वस्तु को या किसी भी गोल चीज़ को यदि हम 20 से काटते हैं या 20 से हम कोई एक रेखा उसमें करें या उसे 2 भागों में काटें, तो निश्चित तौर पर उसका उत्तरी भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, अर्थात गोले का आधा भाग गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी क्षेत्र क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तथा हम देखते हैं कि इसी पृथ्वी को देशांतर रेखाओं में भी बांटा गया है। और यदि बात की जाए 0 डिग्री देशांतर रेखा की, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व का क्षेत्र कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम का क्षेत्र कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटा गया है: उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और यह किसकी सहायता से बांटा गया है? तो यह बांटा गया है काल्पनिक रेखाओं की सहायता से, अक्षांश रेखा और विषुवत रेखा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि भारत की अक्षांशीय स्थिति और भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। तो भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति से हमें भारत की गोलार्धीय स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। हम जानते हैं कि भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तथा भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति और भारत की देशांतरीय स्थिति की यदि बात की जाए तो हमें स्पष्ट होता है कि भाई भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि उत्तरी अक्षांश से तात्पर्य यह है कि 0 डिग्री से 1 डिग्री करके उत्तर की ओर, है ना। 0 डिग्री से आप जब 1 डिग्री ऊपर जाएंगे तो आपको कौन सी डिग्री पड़ेगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत की स्थिति जो है वह है, भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और यदि हम बात करें भारत की देशांतरीय स्थिति की, तो भारत की देशांतरीय स्थिति है, भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों ये जो विस्तार है यह भारत की मुख्य भूमि का है, ना कि संपूर्ण भारत का। यदि हम संपूर्ण भारत की बात करें, संपूर्ण भारत के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है, जिसका फैलाव भारत की मुख्य भूमि से भी निचला है, अर्थात भारत की मुख्य भूमि से भी दक्षिणतम क्षेत्र को उसने कवर किया हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अर्थात यदि हम बात करें भारत के संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल का विस्तार, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण है, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये ज़रूर पूछे गए हैं और संभावना है इनके आने की। तो जैसा कि आपने देखा, ठीक है, यह भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं भारत के चतुर्दिक बिंदुओं की, अर्थात भारत के उत्तरतम बिंदु, भारत के दक्षिणतम बिंदु, भारत के पूर्वोत्तर बिंदु और भारत के पश्चिम बिंदु। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का फैलाव 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है, अर्थात भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। तो भारत के इस विशालता में हम पाते हैं कि भारत का जो उत्तरी छोर है वह लद्दाख में स्थित एक पॉइंट इंदिरा कॉल, जिसे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ये इंदिरा गांधी के नाम पर बिल्कुल भी नहीं है। यह जो इंदिरा कॉल नाम रखा गया है, यह इस पॉइंट का या इस बिंदु का, जिसे हम कहते हैं भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु। और इससे प्रश्न ठीक ऐसे ही आते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु निम्नलिखित में से क्या है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। और बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जनरली हमारे दिमाग में एक बैठा होता है एक पैटर्न कि भाई, जैसे मान लीजिए बात की जाए इंदिरा गांधी नहर की, है ना, या इंदिरा परियोजना की, तो ये दिमाग में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंदिरा गांधी के नाम पर है। बिल्कुल नहीं, इंदिरा कॉल का नाम देवी लक्ष्मी के नाम पर रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है। भारत के यदि हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है ना। इसे कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। इसे कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है, कुमारी अंतरीप। यदि बात की जाए भारत के पूर्वोत्तर बिंदु या भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की, अर्थात वह बिंदु या वह क्षेत्र जो कि भारत के सबसे पूर्व में स्थित है, तो भारत के सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित वालांगू किबुथी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक ऐसे ही भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो भारत के सबसे पश्चिम में स्थित राज्य है गुजरात। ये जो भाग निकला हुआ है यह गुजरात का क्षेत्र है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित सरक्रीक है। इसे गौर माता, सरक्रीक को गौर माता के अलावा गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भारत के यदि हम उत्तरतम बिंदु की बात करें तो उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है वालांगू किबुथी और भारत का पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक या गौर माता या गुहार मोती। दोस्तों, ये भारत की मुख्य भूमि की बात की जा रही है। यदि हम संपूर्ण भारत की बात करें तो जैसा कि हमने अभी देखा कि यदि हम संपूर्ण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार भारत के मुख्य भूमि के भी दक्षिणतम है, अर्थात भारत के
दक्षिणतम बिंदु या भारत के संपूर्ण भारत के दक्षिणतम बिंदु की जब भी बात आएगी तो यह पॉइंट कहाँ पर स्थित है? यह पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। इसका अन्य नाम है पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। चलिए ठीक है, तो यह हुई बात भारत के चतुर्दिक बिंदुओं की या भारत के चारों कोनों पर स्थित या अंतिम छोरों की। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत की लंबाई की, उत्तर से लेकर दक्षिण या पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई की। तो भारत का उत्तर से दक्षिण, भारत की यदि हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर का है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, भारत का नॉर्थ से साउथ का जो विस्तार है वह 3214 km का है, और ईस्ट से वेस्ट का विस्तार 2933 km का है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर का है, तथा भारत का ईस्ट से लेकर के वेस्ट का विस्तार जो है वह 2933 किलोमीटर का है। आगे हम चर्चा करते हैं भारत की भू राजनीतिक इकाइयों के बारे में। भारत की भू राजनीतिक इकाइयाँ, दोस्तों इसे नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, है ना। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे पास एक कंटेंट रहे पढ़ने के लिए। अच्छा, यदि भारत की हम बात करें, भारत की भू राजनीतिक इकाइयों के पहले यदि हम एक चर्चा करें भू राजनीतिक इकाइयों के पहले भारत की सीमा के बारे में। भारत की सीमा, तो भारत की जो सीमाएं हैं, सीमा या सीमाएं, दो प्रकार की सीमा होती है। पहली, भारत के पास दो प्रकार की सीमाएं, पहली भारत की स्थलीय सीमा और दूसरी भारत की जलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा की यदि हम चर्चा करें तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 km की, और यदि हम जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा को ही तटीय सीमा के नाम से जाना जाता है ना। जलीय या तटीय दोनों एक ही है। तो जलीय सीमा या तटीय सीमा की यदि हम बात करें तो यह दो प्रकार से है। पहली मुख्य भूमि की तटीय सीमा और दूसरी द्वीपों सहित तटीय सीमा। द्वीपों सहित, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, इनका विस्तार भारत से अलग समुद्र में है ना। तो हम देखेंगे कि भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है, भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है, यदि हम उसकी बात करें तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर, तथा भारत का द्वीपों सहित जो तटीय सीमा है वह है 7516.6 किलोमीटर। ये द्वीपों सहित है। तो भारत की यदि हम कुल सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा प्लस तटीय सीमा, तटीय सीमा भी द्वीपों सहित वाली, तो भारत की कुल सीमा यहाँ पर निकल करके आती है 15,200 प्लस 7,516.6, यानी कि 22,716.6 किलोमीटर। ये भारत की कुल सीमा है। भारत की कुल सीमा का विस्तार, चाहे हम स्थलीय की बात करें या चाहे हम जलीय की बात करें या तटीय की बात करें, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित देशों की। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है 7। इन 7 देशों के पहले हम यह देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य, भारत के कुल कितने राज्य हैं। भारत की यदि हम राजनीतिक इकाई की बात करें तो भारत के राज्यों की संख्या है 28, और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। तो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से भारत के 28 राज्यों में से, ध्यान से देखिएगा ना, भारत के 28 राज्यों में से स्थलीय सीमा में कुल कितने राज्य हैं, जलीय या तटीय सीमा में कुल कितने राज्य हैं, कितने राज्य भारत के भू आवेष्टित हैं। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि भारत की स्थलीय सीमा में कितने हैं, जलीय में कितने हैं, भू आवेष्टित कितने हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, भारत की जलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या है 9।
भारत के 9 राज्य जलीय सीमा पर हैं। हम क्रमशः इनकी गणना भी कर सकते हैं। यदि हम गुजरात से गणना करना स्टार्ट करें तो हम देखते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 1 2 3 4 5, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। फिर यदि हम पूर्व की ओर जाएं तो हम देखते हैं कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, यानी कि जलीय सीमा या तटीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों की संख्या है 9। ठीक ऐसे ही यदि हम स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या है 16 राज्य। भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। ठीक ऐसे ही यदि हम बात करें भू आविष्टित राज्यों की, तो भू आविष्टित राज्यों की संख्या है 5। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह भू आविष्टित राज्य क्या होते हैं। तो भू आविष्टित राज्य अर्थात इंग्लिश में लैंड लॉक्ड एरिया, ऐसा क्षेत्र जो भूमि के द्वारा घिरा हुआ है, अर्थात ऐसा क्षेत्र जिसकी सीमा ना किसी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को टच कर रही है और ना ही किसी जलीय सीमा को टच कर रही है। तो ऐसे राज्य भू आविष्टित राज्य कहलाते हैं, जिनकी संख्या भारत में 5 है। अर्थात भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जो कि भू आविष्टित हैं। हम इन 5 को क्रम से देख सकते हैं। ये 5 राज्य हैं क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। यानी ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? ये भू आविष्टित 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और एक ऊपर उत्तर की ओर हरियाणा। ये 5 राज्य मध्य प्रदेश के भारत के ये भारत के 5 राज्य भू आविष्टित राज्य हैं। इनकी गणना भू आविष्टित राज्यों में हुई है। इनके अलावा बाकी 9 राज्य क्या हैं? वो जलीय सीमा पर हैं और 16 राज्य स्थलीय सीमा पर स्थित हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी राज्यों की। भारत के पड़ोसी राज्य, तो भारत के पड़ोसी राज्यों की संख्या है 7, क्रमशः पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना या चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी भारत के 7 पड़ोसी या स्थलीय सीमा से संबद्ध या भारत की स्थल के साथ सीमा बनाने वाले भारत के पड़ोसी देश हैं। इन 7 पड़ोसी देशों के साथ प्रश्न किस हिसाब से बनते हैं, आइए उसे देखते हैं। तो इनसे प्रश्न पूछे जाने का जो तरीका होगा वह यह होगा कि भाई भारत का कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा साझा कर रहा है, या भारत के किस राज्य की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ संलग्न होती है। तो हम उसको क्रम से स्टार्ट करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत की स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 7 देश बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 7 से प्रश्न बने हैं, इन 7 से प्रश्न पूछे गए हैं। यदि हम इन 7 के विषय में देखें कि किसकी लंबाई क्या कैसी है और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, तो क्रमशः पाकिस्तान हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान से एक सीरीज से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पहले नंबर पर कौन? पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान के बाद नेपाल के बाद भूटान के ऊपर चाइना के हम बात करें आगे जा कर के हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के, यदि हम पूर्व में जाएं तो म्यांमार और उत्तर पूर्वी राज्यों के पश्चिम में बांग्लादेश। तो दोस्तों इनसे जो प्रश्न हैं, इनसे यदि हम बात करें सीमाओं को लेकर के, सीमा किसके साथ कितने किलोमीटर की है ना, तो सीमा को लेकर के प्रश्न जो है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा 3 देशों के साथ। नंबर 1 जिसके साथ हमारी सबसे ज़्यादा है, नंबर 2 जिसके साथ हमारी सबसे कम है, और नंबर 3 पाकिस्तान के साथ सीमा पूछी गई है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान। आपको केवल 3 पर ही जोर देना है, आप 3 ज़्यादा जोर दे करके याद रखिए, बाकी तो ठीक है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा है 3323 km की, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की है,
नेपाल की यदि बात की जाए तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की है। भूटान के साथ यह सीमा 699 किलोमीटर है। और चाइना के साथ है 3488 किलोमीटर। म्यांमार के साथ है 1643 km। और बांग्लादेश के साथ है 4096.7 km। स्पष्ट नज़र आ रहा है कि भारत की सबसे ज़्यादा या सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। यानी हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक लंबाई किसके साथ है? सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश की। और सबसे छोटी 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत की अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है वह क्या है? सबसे छोटी है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, नंबर 1 सबसे ज़्यादा, नंबर 2 सबसे कम, और नंबर 3 पाकिस्तान। पाकिस्तान को याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हमारे साथ क्या करता रहता है, आप सब जानते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं समय न गंवाते हुए। तो दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, अब कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके अलावा, है ना? तो 2 प्रश्न तो ये हो गए कि भाई सबसे ज़्यादा किसके साथ है और सबसे कम किसके साथ है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ तो यदि हम सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है वह POK वाले सेक्शन पे है। यदि भारत माता के ये जो ऊपर के 2 भाग देखें अपन ये भारत माता में, तो ये ऊपर का जो ये सिरा है ना, 2 सिरे हैं। इस सिरे की यदि हम बात करें तो यह सिरा आपका LOC वाला सेक्शन है। यहाँ पे ये LOC है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसे हम कहते हैं LAC, और ये क्या है? ये है LOC। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र है POK का, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, ये POK है। और ये है अक्साई चीन। इनकी चर्चा किसी और दिन की जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़े मुद्दे हैं। एक लाइटली अगर बात करी जाए, एक हल्का सा प्रकाश यदि इसमें डाला जाए तो ये है कि भाई अक्साई चीन वह क्षेत्र है भारत का जिसे 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान, है ना, चीन द्वारा क्या कर लिया गया था? कब्जा लिया गया था। अर्थात चीन की सेना यहाँ तक इंटर कर गई थी और उन्होंने इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि किसी भी देश, हम कहीं के भी युद्ध की बात करें या हम सामान्य सी लड़ाई की बात करें, अगर 2 लोगों के बीच भी लड़ाई हो रही है तो वो युद्ध विराम तो होगा, निश्चित सी बात है ना, स्वाभाविक है। 100% 2 लोगों का युद्ध भाई कब तक चलेगा? 2 विश्व युद्ध हुए हमारे यहाँ पर, अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दोनों समाप्त हुए। ठीक ऐसे ही भारत और चीन का युद्ध भी समाप्त हुआ। और जब भारत चीन का युद्ध समाप्त हुआ तो जो सेना जहाँ पर थी उसे ही एक लाइन मान लिया गया, उसे ही एक नियंत्रण रेखा मानी गई, है ना। और जिसको हमने क्या बोल दिया कि हमने, अच्छा यह जो रेखा यह कैसी है? यह भी एक काल्पनिक रेखा है। अर्थात काल्पनिक से तात्पर्य क्या है दोस्तों? काल्पनिक का मतलब यह नहीं है कि अगर हम बात करें, देखिए रेखा का मतलब आप ये ना समझिए कि उसको खींचा गया है। काल्पनिक मतलब मान लिया गया कि भाई ये एक रेखा है ना। तो इसे सीज फायर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सीज फायर लाइन, ठीक है, सीज फायर लाइन। और फिर बात करी जाए इस ओर की, तो यहाँ पर है एक रेखा जिसे हम कहते हैं LOC, जो कि तो जो सीज फायर लाइन है यानी युद्ध विराम रेखा, सीज फायर लाइन, वही रेखा क्या कहलाई? हमारी LOC कहलाई, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दोस्तों स्पष्ट है कि यह LAC है और ये क्या है? LOC है। ये अक्साई चीन है और ये क्या है? POK। तो अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है वह POK वाले क्षेत्र में है। अफगानिस्तान के साथ सीमा POK वाले क्षेत्र में है और यह सीमा मात्र 106 किलोमीटर की है और यह सबसे छोटी है। POK से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। POK से प्रश्न पूछा गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी क्या है। वहाँ का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है राजधानी को लेकर के। तो आप नोट कर लीजिएगा, POK की राजधानी है मुजफ्फराबाद। POK की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान की सीमा की, है ना। हम अब क्रम से उठाते हैं कि भाई कौन से देश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बढ़ती हैं। तो हम बात करें यदि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ गुजरात क्रमशः, है ना, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यानी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ यदि सीमा की बात करी जाए तो पाकिस्तान के साथ हमारे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
फिर बात करी जाए अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ स्पष्ट है कि हमारे लद्दाख का, या ये कह सकते हैं कि हमारा वह क्षेत्र जो कि पाक ऑक्यूपाइड है, उस क्षेत्र में अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा है। फिर बात करते हैं हम नेपाल की, तो नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो नेपाल के साथ हमने देखा कि नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, है ना। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्रीन ग्रीन रेखा है ना, ग्रीन ग्रीन जो लाइन है, ग्रीन ग्रीन लाइन है, ये पश्चिम बंगाल है, WB लिखा गया हालांकि, है ना, वेस्ट बंगाल। तो नेपाल के साथ UK यानी उत्तराखंड, UP उत्तर प्रदेश, BI बिहार, है ना, WB वेस्ट बंगाल और SI यानी कि सिक्किम। नेपाल के साथ 5 भारतीय राज्य क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ कितने राज्य, 5। इनका आप नाम जो है नोट करते चले जाइएगा कि भाई कौन कौन सा किस किस के साथ में, ये महत्वपूर्ण है ना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भूटान की, तो भूटान के साथ कितने राज्य हैं, तो भूटान के साथ पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ 4, नेपाल के साथ 5, नेपाल के साथ 5, भूटान के साथ 4। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, बात करते हैं किसकी, चाइना की। तो चाइना का यदि बात की जाए तो चाइना के साथ सबसे पहले लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। यानी कि चीन के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो चीन के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख। दोस्तों लद्दाख या जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए तो वह इस बार बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी न किसी सेट में, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित तौर पर देखने मिलेगा जम्मू कश्मीर का मसला, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब 2 भागों में टूटा, जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसे 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, है ना। उत्तरी भाग क्या कहलाया, लद्दाख, और निचला भाग क्या कहलाया, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि इसके पहले ये राज्य था और हाल ही में यह परिवर्तन हुआ है ना, 2019 मतलब हाल की ही बात है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेपाल, भूटान, चीन, चीन के बाद हम बात करते हैं म्यांमार की। दोस्तों म्यांमार की यदि बात की जाए, है ना, म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, चीन के साथ कितना हो गया, चीन के साथ 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ये हो गया चीन का डाटा। चीन के साथ 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ कितने थे, तो पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यानी कि पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा साझा करते हैं। अब बात की जाए म्यांमार की, म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ हम देखते हैं कि हमारे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जो है ये सीमा साझा करते हैं। किसके साथ, म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब बात की जाए यदि बांग्लादेश की, दोस्तों आप स्पष्ट देख पा रहे हैं बांग्लादेश के पश्चिम में, है ना, बांग्लादेश के पश्चिम में है पश्चिम बंगाल, या हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में क्या है, बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश को एक तरफ से पूरा घेरे हुए है। तो नंबर 1 पर क्या हो गया अपना, कि भाई पश्चिम बंगाल एक राज्य, दूसरा असम, तीसरा मेघालय। दोस्तों ये जो हमने आकृति बनाई हुई है ग्रीन कलर की, ए सेफ में है, ए आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, ए का सेफ है या फिर 7 का सेफ, है ना। तो 7 वहाँ पर टच जो है मेंशन करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि असम एकमात्र ऐसा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का जो लगभग नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यही कारण है कि उसको हमने 7 का रूप भी दिया और ए का रूप भी दिया है, ए फॉर असम। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 असम, नंबर 3 मेघालय और नंबर 4 पर है त्रिपुरा। ये जो 2 ऐसे लटकी हुई आकृतियां हैं, तो एक कौन सी है, मिजोरम, और एक क्या है आपका, त्रिपुरा। तो बांग्लादेश के साथ कितने हो गए टोटल, बांग्लादेश के साथ हो गए पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4। बांग्लादेश के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। और पांचवा आपका हो गया कौन सा, क्योंकि इसकी सीमा कैसी है, इसकी जो सीमा है वो कुछ ऐसी है ना। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा को बांग्लादेश तीनों ओर से घेरता है और फिर उसके बाद जा करके मिजोरम से टच होती है। तो 5वां राज्य अपना कौन सा हो गया, मिजोरम। यानी बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा
चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं भारत की जलीय सीमा के बारे में। स्थलीय सीमा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्थलीय सीमा में हमने देख लिया कि स्थलीय सीमा में हमारे कितने देश हैं, है ना। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, और हमने लगभग सबके साथ सीमा वगैरह देखी। हमने अक्साई चीन, पीओके। अच्छा दोस्तों, पीओके के विषय में आप ये मत समझिएगा कि 1971 में पीओके बना, नहीं। पीओके तो तभी की बात है, 1947, 1949, है ना। इसलिए मैंने पहले ही मेंशन किया कि इसकी चर्चा किसी और दिन होगी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, है ना, मतलब बांग्लादेश का उदय 1971-72 में बांग्लादेश बना, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये उस समय पे आपकी एलओसी का पुनर्निर्धारण हुआ, और ये सन आपका चर्चित है और एग्जामों में पूछा जाता है। लेकिन जब पीओके की बात आएगी तो पीओके तो उसके पहले की बात है, और एलओसी जो है ना, नियंत्रण रेखा, उसके पहले भी थी, लेकिन उसका पुनर्निर्धारण कब हुआ, तो उसका पुनर्निर्धारण हुआ है 1971 में। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्थलीय के बाद जलीय सीमा की। स्थलीय के बाद जलीय सीमा। स्थलीय सीमा हमारी कंप्लीट, जलीय सीमा। जलीय सीमा की यदि हम बात करें तो जलीय सीमा हमारी है दो प्रकार से, जिसको हमने देख लिया है कि नंबर 1 पर क्या थी हमारी मुख्य भूमि की जलीय सीमा, जो कि है 6100 किलोमीटर, और नंबर 2 पर है हमारी द्वीपों सहित या कि तटीय की यदि हम बात करें कि संपूर्ण भारत की, है ना, या द्वीपों सहित जो हमारी क्या है तटीय सीमा है, वो क्या है 7516.6, ये हो गई हमारी द्वीपों सहित। और मुख्य भूमि की 6100। तो यदि हम बात करें जलीय सीमा की, तो यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं, यहाँ के प्रश्न हैं, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का क्वेश्चन आपका क्रिएट होगा कि जलीय सीमा पर कितने भारतीय राज्य अवस्थित हैं, या भारत के कितने राज्य जल सीमा पर हैं, या भारत के कितने राज्यों के पास जल सीमा स्थित है ना। देखिएगा, किसी भी राज्य के लिए जल या समुद्र तट का होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका विभिन्न प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे हमारा महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई जो कि हमारे यहाँ का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में आप पाएंगे कि यह क्षेत्र कहाँ पर है, यह क्षेत्र है समुद्र में। यही एकमात्र कारण है कि किसी भी देश के लिए या किसी भी राज्य के लिए समुद्र का होना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। चलिए ठीक है, तो प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि कितने राज्य भारत की जलीय सीमा पर स्थित हैं। तो भारत के 9 राज्य जलीय सीमा पर हैं। इसे हम 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। नंबर 1 पूर्वी तटीय सीमा या पूर्वी तट पर स्थित राज्य, और नंबर 2 पश्चिमी। दोस्तों, पूर्वी और पश्चिमी पर कभी तनाव मत लीजिएगा। पूर्वी का तात्पर्य यह है कि भाई पूर्व दिशा की ओर वाला तट पूर्वी तट, और पश्चिम के साइड वाला तट क्या हो गया आपका पश्चिमी तट, है ना। तो भारत के यदि हम पूर्वी तट की बात करें तो भारत के प्रश्न पूछा गया है कि भारत के कितने राज्य पूर्वी तट पर स्थित हैं, भारत के कितने राज्य पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, पूर्व साइड, है ना, तो सबसे पहले कौन सा, पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद आपका तेलंगाना। यानी कि कितने राज्य पूर्वी तट पर हैं, तो 4 राज्य आपके पूर्वी तट पर स्थित हैं। और 9 में से 4 को यदि घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि 5 राज्य जो हैं हमारे कहाँ पर हैं, पश्चिमी तट पर हैं। कौन कौन से हैं हम क्रमशः देख लेते हैं। नंबर 1 केरल, नंबर 2 कर्नाटक, फिर 3 पर है गोवा, महाराष्ट्र, और उसके बाद गुजरात। तो आपके 9 राज्य में से पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कितने हो गए 5, और पूर्वी तट पर 4। फिर इसके बाद जो हमारा प्रश्न बनेगा वो प्रश्न बनेगा कि भारत के निम्नलिखित में से, ऑप्शन आपके इन्हीं 9 में से होंगे, कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटरेखा बनाता है, या भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य। तो भारत का सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला राज्य है गुजरात की तटरेखा भारत की सबसे ज़्यादा लंबी है। तो हम एक प्रश्न यहाँ से और बन रहा है जिसको हम लिख सकते हैं कैसे, कि सर्वाधिक तटरेखा किसकी है भाई। तो सर्वाधिक तटरेखा है गुजरात की जो है तटरेखा सर्वाधिक है। फिर बात आती है सबसे कम की, कि सबसे कम किसकी है। अच्छा, गुजरात के बाद प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें वो क्रम पूरा याद रखना आवश्यक है कि गुजरात के बाद कौन सा आएगा। बिल्कुल भी नहीं, है ना। क्रम देखिए, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, अब महत्वपूर्ण यही है कि भाई हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। तो महत्वपूर्ण है आपका गुजरात, आप याद रख लें। फिर नंबर 2 और नंबर 3, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो नंबर 2 पर है आपका आंध्र प्रदेश, और नंबर 3 पर है आपका तमिलनाडु। फिर बात आती है सबसे कम सीमा किसकी है, तटीय सीमा। तो सबसे कम है गोवा की। स्पष्ट नज़र आ रहा है मानचित्र में कि गोवा की जो है सीमा क्या है, सबसे कम है। एक प्रश्न और क्रिएट हो सकता है, यदि हम बात करें
कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, यानी कि द्वीपों की, अगर हम द्वीपों को भी इसमें ऐड कर लें अपनी तटीय सीमा में कि द्वीपों सहित, है ना, या द्वीप ना दे करके वो आपका प्रश्न कुछ ऐसा पूछ ले कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के ऑप्शन हों, तो वहाँ पर यदि हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, यानी कि गुजरात से भी ज़्यादा लंबी तटरेखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। प्रश्न अलग अलग होंगे, राज्यों में गुजरात का रैंक है, केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, और यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को सम्मिलित कर लिया जाए तो फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रैंक फर्स्ट लग जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों में ही कि सबसे कम किसकी है, तो वह है लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप। चलिए ठीक है दोस्तों, है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जलीय सीमा आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आगे अब हम बात करते हैं ऐसे देशों की जिनकी सीमा, है ना, ये भारत के साथ कैसी है, स्थलीय और जलीय दोनों है। तो ऐसे कुल कितने देश हैं जिनकी सीमा स्थल और जल दोनों के साथ है भारत में? तो ऐसे कुल 3 हैं, ऐसे कुल 3 देश हैं। नंबर 1 पाकिस्तान, आप देखिए पाकिस्तान की सीमा, है ना। नंबर 2 पर है बांग्लादेश, और नंबर 3 पर है म्यांमार की सीमा, है ना। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा कैसी है, तो भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं हैं। फिर हम आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना। अब हम बात करते हैं अपने बीच वाले क्षेत्र की, भारत के बीच वाले क्षेत्र से जो एक प्रश्न उठता है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि भारत का हृदय प्रदेश है। तो भारत का हृदय प्रदेश है मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न उठता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करती है ना। आप इसे नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ना उत्तर प्रदेश के अगर आप 8 पड़ोसी राज्यों को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि नंबर 1 यूके, फिर आपका यूके यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नंबर 1 यूके, उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, सीजी, झारखंड और बिहार, है ना। इतने राज्यों के साथ 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है और इसी के साथ यह सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी संख्या कितनी है 8 राज्य। साथ ही दोस्तों यह एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी यह सीमा साझा करता है। आप देख सकते हैं यह बीचों बीच भारत की राजधानी दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ भी यूपी सीमा साझा करता है। आप मैप में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है यूपी की, नेपाल के साथ। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। तो इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद भारत के इन्हीं राज्यों को लेकर के यदि एक और प्रश्न उठाया जाए तो प्रश्न यह है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है या भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कम से कम 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। भारत के ऐसे कुल कितने राज्य हैं जो कि कम से कम 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों के सीमा के साथ स्थित हैं या सीमा के साथ संलग्न हैं, है ना, या सीमावर्ती हैं। तो ऐसे राज्यों की संख्या है दोस्तों 3। ऐसे राज्यों की संख्या है 3। नंबर 1 आप देख सकते हैं स्पष्ट है हमारा सिक्किम, SI नंबर 1 पर है SI यानी सिक्किम की सीमा पश्चिम की ओर नेपाल से है, उत्तर की ओर चाइना से है और पूर्व की ओर भूटान से है। तो एक हो गया हमारा सिक्किम। दूसरा है आप देख पा रहे होंगे पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ है। वेस्ट बंगाल
वेस्ट बंगाल है ना। सिक्किम की सीमा किस किस के साथ है, तो आप नोट कर लीजिए इसको बढ़िया तरीके से दोस्तों, नोट करते चलिएगा है ना, बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं हो पाती है। सिक्किम, नेपाल, चाइना और भूटान। फिर वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो ये नेपाल, भूटान और बीडी यानी कि बांग्लादेश। फिर बात आती है एक और हमारे तीसरा हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। आप स्पष्ट देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान है ना, पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन, और यदि हम बात करें पूर्व या दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व में यह म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो आपके ऐसे कितने राज्य हो गए? ऐसे राज्यों की संख्या है 3। तीसरा हमारा हो गया कौन सा? आपका अरुणाचल प्रदेश, AP। अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार के बाद एक और है आपका कौन सा? चाइना, और चाइना के बाद भूटान। इन 3 के साथ। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न और क्रिएट हो सकता है, एक और प्रश्न जो कि हमारा हो सकता है केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लद्दाख हमारा एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। लद्दाख जो है दोस्तों, लद्दाख हमारा एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, या 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं वो? तो वो है हमारा पश्चिम की ओर अपन देखेंगे तो पहला पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, और उसके बाद तीसरा है हमारा चाइना या चीन। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि पूछे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों एक और प्रश्न क्रिएट हो सकता है, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, या भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो सबसे कम सीमा साझा करते हैं, या बहुत कम राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे कि एक प्रश्न था यूपी के विषय में हमने क्या देखा? यूपी के विषय में हमने देखा कि भाई भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, यूपी 8 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। जबकि यदि हम बात करें मेघालय की या सिक्किम की, तो हम पाते हैं कि ये ऐसे राज्य हैं, कौन कौन से? मेघालय या सिक्किम, ये ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। बात करें यदि हम किसकी? सिक्किम की, तो सिक्किम में हम पाते हैं कि सिक्किम सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। सिक्किम सिर्फ और सिर्फ WB एकमात्र भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है, और वह है पश्चिम बंगाल। और यदि हम बात करें मेघालय की दोस्तों, तो मेघालय में हम पाएंगे कि मेघालय असम के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? असम। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला हमारा एक और प्रश्न यहाँ से क्रिएट हो सकता है, इसी भू राजनीतिक इकाई को लेकर के हमारा प्रश्न हो सकता है त्रिपुरा को लेकर के। एकमात्र ऐसा राज्य जो 3 ओर से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो वह है हमारा कौन सा? त्रिपुरा की सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरी हुई है। तो ये भी आपका एक प्रश्न है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं 7 सिस्टर की। 7 सिस्टर, ये आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि भारत के इन्हें 7 सिस्टर या उत्तर पूर्वी राज्य कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यदि हम बात करें डायरेक्शन, तो ये आपका क्या है? नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। इनकी आकृति या इनकी इनकी अवस्थिति कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व की ओर है। यदि हम बीचों बीच से लें तो इनकी जो अवस्थिति है वह कैसी है? उत्तर पूर्वी है। यही कारण है कि हम इन्हें क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी राज्य कहते हैं। और इन उत्तर पूर्वी राज्यों की संख्या टोटल 7 है। इन 7 का क्रम याद रखना बहुत आवश्यक है। क्रम जरूरी नहीं कि आप क्रम से ही याद रखें, लेकिन इन्हें 7 को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। कई बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स में सम्मिलित है ना? उन्हें सम्मिलित रूप से 7 बहनें भी कहा जाता है। या इससे प्रश्न बनता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें उन 7 का नाम प्रॉपर तरीके से याद हो। बाकी राज्य तो ठीक है, लेकिन उन 7 का अपना एक अलग ही वो है, उनसे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं, इन्हें याद रखने का एक अच्छा तरीका है दोस्तों, आप सबसे पहले एक 7 बना लीजिए, जैसा कि मैप में हमने बनाया हुआ है ग्रीन कलर से। आप देखेंगे ये एक 7, और इस 7 को आप समझिए कि ये क्या है? असम। और अगर यह असम है तो आप पाएंगे कि असम जो है, असम एकमात्र ऐसा उत्तर पूर्वी राज्य है जो सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जैसे कि इसके आप देखेंगे, इसके उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, इसके पूर्व में भी अरुणाचल प्रदेश के नीचे
नागालैंड, है ना, नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर और मणिपुर के नीचे मिजोरम। फिर हम बात करें मिजोरम के जस्ट बगल से त्रिपुरा और यहाँ पर असम के नीचे बीचों बीच यहाँ पर मेघालय। इसे याद रखना बहुत आसान है दोस्तों। कैसे? आप याद रखिए बढ़िया तरीके से कि भाई हमने कहा कि इसके लिए एक ट्रिक है कि हमने कहा कि भाई एक अरुण नाम का लड़का है और अरुण नाम के लड़के के पैर के नीचे एक नाग आ जाता है। और हम जानते हैं दोस्तों कि नाग जो है वह हमेशा अपनी मणि के ऊपर बैठा रहता है। नाग जो है वह हमेशा अपनी मणि के ऊपर बैठा रहता है। और हम जानते हैं कि मणि जो है, मणि, अच्छा आप खुद बताइए, यदि मणि आपको मिले तो क्या हो जाएगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, मणि मिली तो हम माला माल हो गए, है ना। तो मणि के ऊपर नाग बैठा हुआ है और अरुण नाम का लड़का है। अरुण नाम के लड़के के पैर के नीचे नाग आ जाता है और अरुण ने जो है जूते पहन रखे हैं सोले मूवी वाले। तो अरुण ने जो जूते पहन रखे हैं सोले मूवी वाले, जिनका प्रयोग ठाकुर ने गब्बर को मारने के लिए किया हुआ था, तो अरुण के पैर के नीचे जैसे ही नाग आता है, नाग दब करके मर जाता है और अरुण को मणि मिल जाती है। अरुण को जैसे मणि मिलती है अरुण को मजा आ जाता है। तो भाई अरुण नाम का लड़का यानी कि कौन? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन? नाग आ गया यानी कि नागालैंड। नागालैंड के नीचे क्या है? मणि यानी कि मणिपुर। और मणिपुर के नीचे क्या है? मिजोरम, यानी कि उसको मजा आ गया। तो आपके 1 2 3 4 नाम आपके क्लियर हुए। और साथ में एक जो ये 7 हमने बनाए हुए थे, ये क्या था आपका? असम। अच्छा, त्रिपुरा उसके जस्ट बगल से है मिजोरम के, तो त्रिपुरा हो गया, है ना, आपका 6वां। और 7वां आपका कौन सा है? तो मेघालय। इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तर पूर्वी राज्यों की संख्या कितनी है? 7। और 7 में सबसे इंपॉर्टेंट है, इन 7 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? असम। क्योंकि असम एकमात्र ऐसा नॉर्थ ईस्ट आपका स्टेट है या एकमात्र ऐसा उत्तर पूर्वी राज्य है जो कि सभी राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से 2 प्रश्न और बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 कि नॉर्थ ईस्ट में यदि हम बात करें कि कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, और त्रिपुरा सबसे छोटा है। साथ ही दोस्तों एक अंतिम प्रश्न और यहाँ से क्रिएट हो सकता है, वो ये है कि एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य जो कि, या ऐसा भारतीय राज्य कौन सा है, आप देख सकते हैं ना प्रश्न क्या बनेगा कि ऐसा भारतीय राज्य कौन सा है जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए रास्ता प्रदान करता है, या एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य जो उत्तर पूर्वी राज्यों से, समस्त उत्तर पूर्वी राज्यों से कनेक्टेड है ना, तो वह राज्य है हमारा कौन सा? WB, यानी कि वेस्ट बंगाल। आप नोट कर सकते हैं इसको कि वेस्ट बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है या एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जिससे होकर के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक रास्ता जाता है या उत्तर पूर्वी राज्यों से उसकी कनेक्टिविटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पर होता है समाप्त, भारत की अवस्थिति और भारत का विस्तार। इसके बाद अगला जो हमारी वीडियो रहेगी या अगला जो हमारी मुलाकात होगी दोस्तों, वह होगी भारत की कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा और मानक समय रेखा। हम आज ही कंटिन्यू कर सकते थे लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो हमने सोचा कि इसको हम सेकंड पार्ट करके प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तो फिर मुलाकात हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।